आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बीए सेकंड सेम में थर्ड यूनिट में दिया हुआ है एक टॉपिक जिसका नाम है मानक भाषा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। तो भाषा के विविध रूप में हम पहले भी पढ़ चुके हैं मानक भाषा के बारे में, और आज का जो हमारे पहले 2 से 3 स्लाइड है उसमें भी जो आप पढ़ोगे, आप जो मानक भाषा के विविध रूप के अंतर्गत जो हमने पढ़ा था मानक भाषा, उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मानक भाषा की प्रवृत्तियों को जानने से पहले आज हम वीडियो के आरंभ में ये चर्चा करेंगे कि मानक भाषा क्या है। चलिए चर्चा करते हैं। मानक भाषा को कई नामों से पुकारते हैं। इसे कुछ लोग परिनिष्ठित भाषा कहते हैं, कुछ लोग साधु भाषा, इसे नागर भाषा भी कहा जाता है। यानी मानक भाषा है, इसके नाम अलग अलग है। कुछ लोग परिनिष्ठित बोल देते हैं, कुछ साधु भाषा बोल देते हैं, तो कुछ नागर भाषा। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द जो प्रयोग होता है वो है स्टैंडर्ड लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी में स्टैंडर्ड लैंग्वेज, हिंदी में जो है मानक भाषा। इसके अलावा परिनिष्ठित भाषा भी कह देते हैं, नागर भाषा, साधु भाषा भी कह सकते हैं। मानक का अर्थ होता है एक निश्चित पैमाने के अनुसार गठित। हमने मानक भाषा में पहले ही पढ़ा था तो देखा था कि मानक भाषा हम उसे कहते हैं जिसका एक निश्चित पैमाना होता है, व्याकरण का भी, शब्द भंडार का भी, वर्णों का भी, कि हम कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे, उसका अर्थ क्या लेंगे, ये सारी चीज़ें, व्याकरण के नियम, कहाँ हम कारक का प्रयोग करेंगे, कहाँ कर्ता का प्रयोग करेंगे, कहाँ पद कौन सा आएगा, ये सारी चीज़ें निश्चित होगी मानक भाषा में। मानक भाषा का अर्थ होगा ऐसी भाषा जो एक निश्चित पैमाने के अनुसार लिखी या बोली जाती है, कि आप लिखोगे भी उसी शब्दों को, उसका अर्थ भी वही समझोगे और बोलोगे कैसे, उच्चारण जो है वही मानक भाषा में देखा जाता है। तो बोली यानी बोलना, लिखना, सारा कुछ जो है इसके पैमाने होते हैं निश्चित। मानक भाषा व्याकरण के अनुसार ही लिखी और बोली जाती है, अर्थात मानक भाषा का पैमाना उसका व्याकरण है। यानी मानक भाषा की जब हम बात करें तो जो मानक भाषा है वो व्याकरण के नियमों से बंधी हुई है, व्याकरण के नियमों के अनुसार ही मानक भाषा जो है चलती है। हम जब किसी अपरिचित व्यक्ति से मिलते हैं तो उसे मानक भाषा में ही बातचीत करते हैं। जब हम कक्षा में किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो हम मानक भाषा का प्रयोग करते हैं, कि जो शिक्षित लोग जिसका प्रयोग करते हैं। जब आप अपरिचित से मिलते हो तो आप जो भाषा बोलते हो, आप जब शिक्षित बनते हो तब जो भाषा बोलते हो वो मानक भाषा है। तो यही ये बात कह रहे हैं कि जब कक्षा में होते हैं तो ये मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। हम पत्र व्यवहार, जब पत्र भेजते हैं कहीं से या पत्र हमारे पास आते हैं, पत्रों से जब हम व्यवहार करते हैं तो पत्र व्यवहार में मानक भाषा ही लिखते हैं। पत्र में जो प्रयोग करते हैं हम अपनी साधारण भाषा नहीं लिखते, मानक भाषा का प्रयोग करते हैं, शब्दों का भी और नियमों का भी। समाचार पत्र जो है उनमें भी कौन सी भाषा होती है, मानक भाषा लिखी जाती है। यही कह रहे हैं कि वह भी मानक ही होती है। अब जैसे आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, समाचार मानक भाषा में ही प्रसारित किए जाते हैं। ये जो सभी इनकी भाषाएं हैं, चाहे दूरदर्शन, आकाशवाणी है, इनकी मानक भाषा में ही होते हैं सारे कार्यक्रम। हमारे प्रशासन के सारे कामकाज मानक भाषा में ही संपन्न होते हैं, यानी राजभाषा में होते हैं। वैसे तो हमने पढ़ा भी था पहले कि जो प्रशासन के काम है, सरकारी कार्य जो भी है, वो सारे राजभाषा में होते हैं। पर राजभाषा मानक भाषा है, हिंदी का जो मानक रूप है उसे हम राजभाषा मानते हैं। तो इसीलिए मानक भाषा में ही सारे कामकाज जो होते हैं। अतः मानक भाषा सर्वमान्य भाषा होती है, जो सब लोग उसको ठीक मानते हैं। कि अगर आप कहीं पे जाओगे और अपनी जो सामान्य भाषा के शब्दों का प्रयोग करो तो शायद उसे ना समझ पाएँ या उसकी जो है मान्यता वहाँ ना हो कहीं, लेकिन जब आप मानक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हो तो उनकी मान्यता जो है हर जगह होती है। तो इसलिए वो सर्वमान्य होते हैं, सभी लोगों को मान्य होते हैं। वह व्याकरण सम्मत होती है और उसमें निश्चित अर्थ संप्रेषित करने की क्षमता होती है। यानी जैसे मैंने पहले बताया कि मानक भाषा में कोई शब्द है तो उसका जो अर्थ है वो निश्चित होगा। हम निश्चित कर देते हैं कि ये शब्द है, इसका हम ये अर्थ प्रयोग करेंगे, ये अर्थ इसका हम लेंगे, तो ये हम पहले ही निश्चित कर लेते हैं। गठन और संप्रेषण की एक रूपता उसका सबसे बड़ा लक्षण है। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि जो उसका गठन है, जैसे वो बनी है, जैसे वो शब्द है कोई या जो बना है, और उसका जो संप्रेषण है कि एक रूपता उसका सबसे बड़ा लक्षण है। कि मानक भाषा में
शब्द जो है उस शब्द का एक ही अर्थ लिया जाएगा, चाहे आप उसका कितनी ही बार प्रयोग करो। तो इसीलिए जब आप संप्रेषण करते हो तो मानक भाषा हमेशा एक जैसी ही रहती है। अगर मानक भाषा में आप कोई एक वाक्य लिखते हैं, वाक्य का प्रयोग करते हैं बोलने में भी, तो आज उसका प्रयोग कर रहे हैं वही अर्थ उसका लगाया जाएगा, और उससे आज 5 दिनों बाद भी प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ वही लगाया जाएगा, चाहे आप उस वाक्य का प्रयोग कितनी भी बार करें। तो यही बात कह रहे हैं कि जब आप संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन जिसे बोलते हो आप, जब एक दूसरे से आप संपर्क करते हैं, आप बातचीत करते हैं, और तो जो एक रूपता है मानक भाषा की वो हमेशा बनी रहती है। वो शब्दों का अर्थ वही लगाया जाएगा जो उसका हर जगह लगाया जाता है। यह भाषा सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतीक बन जाती है। धीरे 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 इस मानक भाषा की शब्दावली, उसका व्याकरण, उसके उच्चारण का स्वरूप निश्चित और स्थिर हो जाता है। अब ये क्या कर रहा है, देखो कि धीरे धीरे इस मानक भाषा की शब्दावली कि कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाएगा और कौन से शब्द छोड़े जाएंगे, वो चीज़ भी निश्चित हो जाती है। उसका व्याकरण यानी संज्ञा, सर्वनाम, जो भी व्याकरण के पद है वो सारे निश्चित हो जाते हैं कि किसका कैसे प्रयोग किया जाएगा। उसका उच्चारण जो है, कौन से शब्द को क्या बोला जाएगा, ये भी उच्चारण निश्चित, जो इन सब चीज़ों का स्वरूप जो है निश्चित और स्थिर हो जाता है मानक भाषा में। और इसका प्रसार और विस्तार पूरे भाषा क्षेत्र में हो जाता है। जैसे मान लीजिए हिंदी की बात करें तो हिंदी का हमने जैसे पढ़ा है कि खड़ी बोली से विकसित हुई है हिंदी, लेकिन खड़ी बोली में जैसे कुछ शब्द या कुछ जो रूप है, चाहे वो व्याकरण के नियम हो या फिर शब्द हो या फिर वर्ण हो, तो उनका जो है हमने उनमें मानक कर लिया कि हम ये शब्द चुनेंगे, ये शब्द छोड़ेंगे, ये वर्ण चुनेंगे, ये छोड़ेंगे। तो इस तरीके से हमने हिंदी को मानक कर दिया, और मानक जो है वो पूरे क्षेत्र में, जो भारत के 10 उत्तरी राज्य है उनमें जो उनकी भाषा है और सभी उसको मानते हैं। तो यही बात कह रहे हैं कि इसका प्रचार प्रसार जो पूरे भाषा क्षेत्र में हो जाता है, और ये हिंदी का प्रचार पूरे क्षेत्र में हो चुका है, चाहे वो बिहार हो चाहे राजस्थान हो। इस प्रकार मानक भाषा की परिभाषा निम्नलिखित शब्दों में दी जा सकती है। तो अब ये देखिए परिभाषा देने की कोशिश कर रहे हैं कि मानक भाषा क्या है, किसे कहेंगे हम। तो मानक भाषा किसी भाषा के उस रूप को कहते हैं जो उस भाषा के पूरे क्षेत्र में शुद्ध माना जाता है। यानी जैसे मान लीजिए हिंदी है, हिंदी 10 राज्यों में जैसे प्राथमिक भाषा है 10 राज्यों की, और भी राज्यों में बोली जाती है। तो जो हिंदी बोलने वाले क्षेत्र है वहाँ पर जिस रूप को शुद्ध माना जाता है उस रूप को हम मानक भाषा कहते हैं। जैसा जिससे उस प्रदेश का शिक्षित और शिष्ट समाज अपनी भाषा का आदर्श रूप मानता है, और प्राय सभी औपचारिक स्थितियों में, लेखन में, प्रशासन और शिक्षा के माध्यम के रूप में यथासाध्य उसी का प्रयोग किया जाता है। यानी कि हर एक काम के लिए, सरकारी काम के लिए, शिक्षा के लिए, जो काम है उनमें जिस भाषा का प्रयोग करते हैं सभी, जिसका प्रयोग किया जाता है उसी को क्या है, मानक भाषा माना जाता है। इसी के आधार पर मानक भाषा के लक्षण निश्चित होते हैं। अब ये देखिए कह रहा है लक्षण निश्चित होते हैं। लक्षण निश्चित से तात्पर्य ये है कि जो उसकी विशेषताएं या प्रवृत्तियां जो निश्चित होती है। ये हमने इतना जो मानक भाषा का आप स्वरूप कह सकते हो कि मानक भाषा है क्या, उसका अर्थ क्या है, वो हमने पढ़ा। और अब इन अर्थ के आधार पर हम देखते हैं कि इसी के आधार पर जो हमने ऊपर इतना कुछ पढ़ा है, मानक भाषा के लक्षण, लक्षण से तात्पर्य ये है कि विशेषताएं या प्रवृत्तियां जो है वो हम निर्धारित कर सकते हैं, निश्चित कर सकते हैं। तो वो क्या है हम देखते हैं, चलिए। तो अब देखिए सबसे पहले तो वह व्याकरण सम्मत होती है। ये इसकी यानी प्रवृत्ति या विशेषता है मानक भाषा की। अकेली हिंदी की नहीं, कोई भी मानक भाषा है, मानक भाषा की ये विशेषता है कि वो व्याकरण सम्मत होती है, कि उसमें व्याकरण का प्रयोग होगा, और व्याकरण जो वो क्या है, नियमों से बंधी हुई होती है। इसीलिए क्या है, व्याकरण के नियमों से बंधी हुई होगी मानक भाषा। वह सर्वमान्य होती है, यानी सभी लोग उसको मानते हैं कि ये भाषा ठीक है। कि अगर आप एक मानक भाषा या कोई शब्दावली का प्रयोग करोगे और एक अपनी स्थानीय भाषा के शब्द का प्रयोग करोगे तो मानक भाषा को सभी लोग जो है शुद्ध मानेंगे, इसलिए सर्वमान्य होती है जिसे सारे लोग मानते हैं। उससे क्षेत्रीय अथवा स्थानीय प्रयोगों से बचने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात वह एक रूप होती है। अब ये कह रहा है कि अर्थात वह एक रूप होती है कि उसका जो रूप है वो हमेशा एक रहता है, इसीलिए वो स्थानीय या क्षेत्रीय जो प्रयोग है उससे बची रहती है। कि जैसे मान लीजिए कि उसके कोई जो शब्द है मानक भाषा के, वो हमेशा सभी जगह, चाहे हम हरियाणा में बोलें, चाहे बिहार में बोलें, चाहे उत्तर प्रदेश में बोलें या राजस्थान में बोलें, या यहाँ इनसे बाहर भी बोलें, तो मानक भाषा के जो शब्द है
वो एक जैसे रहते हैं, इसलिए वो स्थानीय शब्दों के साथ घुलते मिलते नहीं हैं कि आप हरियाणा में उसका कुछ शब्द प्रयोग करो, राजस्थान में कुछ करो। तो इसलिए वो एक रूप होती है, हमेशा एक जैसी रहती है। वह हमारे सांस्कृतिक, शैक्षिक, प्रशासनिक, संवैधानिक क्षेत्रों का कार्य संपादित करने में सक्षम होती है। कि ये जहाँ पे ये जो चाहे सांस्कृतिक कार्य करें हम, चाहे शैक्षिक कार्य करें, प्रशासनिक है, संवैधानिक है, ये सारे कार्य जो है हम मानक भाषा में करते हैं, और इसमें करने में वो क्या है, सक्षम होती है मानक भाषा। ये उसकी विशेषता है कि ये कर सकती है वो काम। वह सुस्पष्ट, स्पष्ट होती है। सुनिर्धारित, पहले से निर्धारित होती है कि किसका क्या शब्द होगा। सुनिश्चित, पहले से निश्चित होता है, उसमें सारा कुछ व्याकरण के नियम चाहे शब्द हो। उसके संप्रेषण से कोई भ्रांति नहीं होती, कि जब आप एक दूसरे से मानक भाषा में बात करते हैं या उसका प्रयोग करते हैं तो कोई भ्रांति नहीं होती कि इस शब्द का अर्थ क्या है। कि इस शब्द का, जैसे मान लीजिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि वही शब्द उसका राजस्थान में कुछ अर्थ होगा, हरियाणा में कुछ होगा, यूपी में कुछ होगा, लेकिन शब्द एक होगा। तो इसलिए भ्रांति हो जाती है कि इस शब्द का अर्थ क्या लगाएं। लेकिन मानक भाषा की विशेषता है कि इसमें ऐसी कोई भ्रांति नहीं होती। जब आप मानक भाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं तो उसका अर्थ जो है पहले से निर्धारित होता है, निश्चित होता है और स्पष्ट होता है। तो इसलिए कोई भ्रांति नहीं होती है, इसकी एक विशेषता है। वह नवीन आवश्यकताओं के अनुरूप निरंतर विकसित होती रहती है। मानक भाषा जो है, जैसे जैसे उसकी आवश्यकता बढ़ती है भाषा की, वैसे वैसे वो नए नए रूप उसमें आते रहते हैं, इसीलिए उसका विकास जो है होता रहता है। नए शब्दों के ग्रहण और निर्माण में वह समर्थ होती है, और जिस ज़रूरत के अनुसार क्या है उसमें नए शब्द भी बनते रहते हैं और उनका निर्माण होता रहता है, और वो और भाषाओं से भी जो क्या है नए शब्द जो है ग्रहण करती रहती है। मानक का तात्पर्य यही है कि हम उसमें निर्धारित कर लेते हैं कि ये शब्द हम प्रयोग करेंगे। तो इसीलिए अगर कोई शब्द है नहीं तो हम और भाषाओं से जो है ग्रहण भी कर लेते हैं, और भाषाओं से ग्रहण ना करें तो हम जो शब्दों का निर्माण भी कर लेते हैं। तो इसीलिए मानक भाषा में क्या है, शब्दों का निर्माण भी होता रहता है और नए शब्द वह ग्रहण भी करती रहती है। वैयक्तिक प्रयोगों की विशिष्टता, क्षेत्रीय विशेषता अथवा शैलीगत विभिन्नताओं के बावजूद उसका ढांचा सुदृढ़ एवं स्थिर होता है। यानी कि जैसे वैयक्तिक प्रयोगों की विशेषता कि अलग अलग व्यक्ति उसे प्रयोग करते हैं, क्षेत्रीय विशेषताएं भी उसमें वो जो है थोड़ी बहुत हो सकती है। इन सब के बावजूद शैलीगत विभिन्नताएं भी है कि जैसे मान लीजिए लिखने का तरीका जो है, शैली है, वो अलग अलग लोगों की अलग अलग होती है। मानक भाषा हिंदी में लिखते हैं, लेकिन इतना सब होने के बावजूद जो उसका ढांचा है वो सुदृढ़ और स्थिर रहता है, कि उसमें जो शब्दों का प्रयोग है या और है वो सारा वैसे के वैसे सुदृढ़ और स्थिर रहता है। तो उसमें किसी प्रकार की त्रुटि दोष नहीं मानी जाती। ये गलत लिखा गया थोड़ा सा, यहाँ आप ठीक कर लेना, कि उसमें किसी प्रकार की त्रुटि या दोष नहीं होता। आप ये कह सकते हो कि दोष नहीं होती, दोष रहित होती है मानक भाषा। हालांकि दोष उसमें होते हैं तो उनको सुधार दिया जाता है मानकता के द्वारा। मानकता का तात्पर्य ये है कि उसमें दोषों को दूर कर देना। वह परिनिष्ठित, साधु एवं संभ्रांत होती है। संभ्रांत से मतलब सम्मानित, आप कह सकते हो, सम्मानित, परिनिष्ठित, प्रतिष्ठा प्राप्त जो है उसकी होती है उसे। तो इसीलिए वह परिनिष्ठित होती है, साधु होती है और सम्मानित भाषा होती है। इस दृष्टि से आज हिंदी भी एक मानक भाषा है, अर्थात जहाँ जहाँ हिंदी लिखी या पढ़ी जाती है या पढ़े लिखे लोग उसका व्यवहार करना चाहते हैं तो इस भाषा का ध्यान रखा जाता है, बात का ध्यान रखा जाता है कि वह व्याकरण सम्मत हो और उसका व्याकरण वही हो जो सर्वमान्य हो। तो देखिए ये जो हमने बात की है ऊपर, जो यहाँ से लेके कि वह व्याकरण सम्मत होती है और यहाँ तक जो है कि संभ्रांत होती है, तो ये जो सारी बातें हैं ये हर एक भाषा पे लागू होती है, ना सिर्फ हिंदी पे। हमारा जो आज बिंदु है उसका नाम भी यही है कि मानक भाषा की प्रवृत्तियाँ। तो ये हिंदी पे लागू नहीं होती, हिंदी पे भी लागू होती है, लेकिन इसके अलावा जो है ये चाहे कौन सी भाषा है उन सब पे लागू होती है कि वह व्याकरण सम्मत होती है, सर्वमान्य होती है, एक रूप होती है, और सारे जो कार्य है वो उसी में किए जाते हैं, उसमें भ्रांति नहीं होती है, और जो निरंतर विकसित होती है। ये सारी जो बातें हैं मानक भाषा पे लागू होती है। तो चलिए आगे चलते हैं, इसके अलावा और क्या है। तो हमने वैसे तो जो है चर्चा कर ली विशेषताएं कौन कौन सी है, लेकिन इसके अलावा मानक भाषा के जितने लक्षण ऊपर बतलाए गए हैं वे सभी लक्षण मानक हिंदी भाषा में विद्यमान हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार मानक भाषा के चार तत्व या चार तत्वों का होना आवश्यक है। कुछ विद्वान ये और मानते हैं कि जो मानक भाषा है उनमें ये चार तत्व भी होने चाहिए। वो कौन कौन से हैं? ऐतिहासिकता होनी चाहिए, मानकीकरण होना चाहिए, जीवंतता होनी चाहिए, स्वायत्तता होनी चाहिए। कैसे देखो, तो ये चार तत्व मानक हिंदी में विद्यमान हैं। ये चार तत्व जो होने चाहिए। हिंदी भाषा की ऐतिहासिकता तो सर्वविदित है, यानी सबको पता ही है कि हिंदी भाषा ऐतिहासिक भाषा है, काफ़ी इतिहास
से चली आ रही है ऐतिहासिक समय से। इसका एक गौरवशाली इतिहास है, विपुल साहित्य परंपरा है, यानी कि साहित्य से भरी परंपरा है, इसमें साहित्य भी लिखा गया है काफ़ी। शताब्दियों से लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते आ रहे हैं। तो ये हमने देखा भी है कि जो है 1000 ईस्वी के आसपास से हिंदी आरंभ हो गई थी। हिंदी का मानक रूप भी गत शताब्दी में आकार लेने लगा था। राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान हिंदी का मानक स्वरूप विकसित होने लगा और स्वतंत्रता के पश्चात तो हिंदी का मानक स्वरूप सुनिश्चित और सुनिर्धारित हो गया कि हमें कौन से शब्दों को निर्धारित करना है, वो सब कुछ हो गया स्वतंत्रता के बाद। मानक हिंदी में जीवंतता भी है। जीवंतता इसी से सिद्ध होती है कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत नारनीलकर ब्रह्मांड के स्वरूप पर अपना व्याख्यान मानक हिंदी भाषा में देते हैं। यानी कि इतनी बड़ी बात है कि देखिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक है तो ब्रह्मांड के स्वरूप के बारे में अपना व्याख्यान दिया, और वो भी किस में दिया, सोच के देखिए, मानक हिंदी में दिया। तो इसलिए भाषा में इसमें मानकता में कोई कमी नहीं है। कविता और कहानी से लेकर विज्ञान और दर्शन तक सभी क्षेत्रों में आज मानक हिंदी का प्रयोग होता है। यह भाषा नए युग के साथ चलने में पूरी तरह सक्षम है। मानक हिंदी में स्वायत्तता भी है, वह किसी अन्य भाषा पर टिकी हुई नहीं है। स्वायत्त मतलब अपने आप में है, वो ये नहीं कि दूसरे के ऊपर निर्भर है, दूसरी भाषा पे। तो इसलिए इसमें स्वायत्तता भी है। उसकी स्वतंत्र शब्दावली और अपना व्याकरण है, यानी शब्द इसके खुद के अपने हैं स्वतंत्र, और व्याकरण भी अपना खुद का, किसी से चोरी नहीं किया। इन चारों तत्वों के प्रकाश में यही कहा जा सकता है कि मानक हिंदी भाषा एक सशक्त, गतिशील और सर्वमान्य भाषा है। तो ये जो है हमने आज का क्वेश्चन कर लिया। ये जो है इसकी विशेषताएं हैं, यहाँ से लेके व्याकरण सम्मत होती है से लेके संप्रांतता होती है तक। और इसके अलावा ये चार जो कुछ विधानों लग मानी है कि इसमें ऐतिहासिकता होनी चाहिए जो हिंदी में भी है, और मानकीकरण की प्रक्रिया यानी मानक भाषा होनी चाहिए, मानक भी है हिंदी, जीवंतता भी और स्वायत्तता भी इसमें है। तो यहीं तक हमारा आज का विषय है, इसमें आगे हम और पढ़ेंगे। तो यहीं तक आज आप पढ़िए, अगर कुछ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं।